हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसी चीज़ के बारे में जो बिल्कुल बेजान है, बेज़बान है, लेकिन बेजान और बेज़बान होने के बावजूद बड़ी ताकत रखता है। ये पल में सरकारें गिरा भी सकता है और सरकारें बना भी सकता है। सारी दुनिया के रक्स इसी के गिरदोनवा में हो रहे हैं। दुनिया के तमाम प्यार और मोहब्बत इसी के वास्ते हैं। आज के वक्त में सारे लड़ाई झगड़े इसी के लिए होते हैं। बीवी का शोहर से प्यार इसी के वास्ते है, वही साहिब है और इसी की सब गुलामी करते हैं। इसी को सब सलाम ठोकते हैं और इसी की सब वाह वाही करते हैं। जी, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ रुपए पैसे की। आज जिसके पास रुपया पैसा है उसी का दौर है। ये बात निकल कर आई 2000 नोट के बंद होने के बाद। दोस्तों, आज का ये एपिसोड बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं 2000 के नोट के बारे में और 2000 से पहले जो नोट चलते थे 500, 1000 या इससे पहले जितने भी नोट आज तक माजी में गुजरे हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। लिहाजा आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। आप जानेंगे कि हिंदुस्तान में करेंसी की इजाद किसने की, कब की, कैसे की। पहले दौर में जब नोट नहीं होते थे तो क्या होता था, लोग आपस में सौदे, आपस में लेन देन, आपस में व्यापार कैसे करते थे। ये सारी चीज़ें मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। लेकिन इन सबसे पहले बात करते हैं 2000 नोट के सिलसिले में, जिसकी वजह से लोगों में एक बार फिर से पैनिक जाग उठा है। दोस्तों, 19 मई 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से तमाम बैंकों को ये हदायत दी गई कि जिन जिन बैंकों के पास करेंसी चेस्ट में 2000 रुपये की नोटों का स्टॉक पड़ा हुआ है वो स्टॉक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डिस्पैच कर दें और आइंदा पब्लिक को 2000 रुपए के नोट की सर्कुलेशन ना करें। और पब्लिक को ये हदायत दी गई है कि 2000 रुपए के नोट जिन जिन के पास इन यूज़ हैं, घरों में पड़े हुए हैं और कुछ लोगों ने घरों में इन स्टॉक रखा हुआ है, छुपा कर रखे हुए हैं, वो सारे के सारे नोट्स एक बार फिर से बैंकों में जमा करा दें। आइंदा 2000 रुपए के नोट का लीगल टेंडर ख़त्म हो गया है। गवर्नमेंट ने यह हदायत जारी की है कि सितंबर 30 2023 तक 2000 रुपये का नोट वैलिड रहेगा। सितंबर 30 2023 के बाद 2000 रुपये का नोट इनवैलिड हो जाएगा। लिहाजा तमाम वो लोग जिनके पास 2000 रुपये के नोट पड़े हुए हैं वो सारे के सारे पैसे बैंकों में जमा करा दें और उनके बदले में दूसरी करेंसी ले लें, अपने अकाउंट्स में रखवा दें। और बैंकों को ये हदायत दी गई है कि ATMs में आइंदा 2000 रुपये के नोट ना डालें और पब्लिक में 2000 रुपये की नोट्स की सर्कुलेशन बंद की जाए। और बैंकों में से लोग 2000 रुपये के नोट सिर्फ एट अ टाइम 20,000 रुपया ही एक्सचेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी बैंकों के BCs हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स हैं या खिदमत सेंटर्स हैं, खिदमत सेंटर से भी लोग 2 नोट 2,000 रुपये के एट अ टाइम एक्सचेंज करवा सकते हैं। ये था सारा 2000 रुपये के नोट के बारे में। 2000 का नोट वाहिद ऐसा नोट है जिसने न ढंग से बचपन देखा, न जवानी देखी, न बुढ़ापा देखा और इसे पहले ही बूढ़ा करार देकर अंडर क्लीन करेंसी पॉलिसी के तहत इसको बंद किया जा रहा है। 8 नवंबर 2016 को 2000 रुपये का नोट गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन के बाद इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले 500 और 1000 के नोट चल रहे थे, उनको बंद करके 2000 रुपये का नोट लॉन्च किया था। और 2000 नोट के बारे में बहुत सारी खबरें उस वक्त भी चल रही थी जो अभी तक मौजूद हैं कि 2000 रुपये का नोट बड़ा हाईटेक नोट है। इसके अंदर कोई चिप लगी हुई है जिस चिप के ज़रिए इस नोट को ट्रैक किया जाएगा और तरह तरह की खबरें चल रही थी। बहरहाल जो भी हो, आज भी हम में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने 2000 रुपये का नोट ढंग से देखा भी नहीं है और छुआ भी नहीं है और 2000 रुपये का नोट बंद होने जा रहा है। मैं भी उन लोगों में शुमार हूँ जिसने 2000 रुपये का नोट जी भर के देखा भी नहीं और जमा भी नहीं कर सका।
बहरहाल ये बातें चलती रहेंगी, हम बात करते हैं करेंसी। दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक देखना और आखिर तक देखने के बाद ही आपको समझ आएगा वीडियो अच्छी है या कैसी है। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखते हैं और आपको समझ आती है तभी आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना या फेसबुक पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक नहीं देखते हो तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें। बहरहाल दी बायोग्राफिकल ब्रॉडकास्टिंग हमेशा से ये चाहता है कि कोई सी भी चीज़ जब डिस्कस की जाए तो वेल इन डिटेल डिस्कशन की जाए, सो दैट आप लोगों तक एक अच्छी, ऑथेंटिक और ट्रू जानकारी पहुंचे जिससे आप फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, अगर बात करें करेंसी की तो ये करेंसी शुरू से नहीं थी। पहले ज़माने में आज से तकरीबन हज़ारों लाखों साल पहले करेंसी नोट नहीं थी, ना ही डॉलर थे, ना ही यूरो था, कॉइन्स भी नहीं थे। तब पैसे की जगह बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब लोग चीज़ों के बदले में चीज़ें लेते और देते थे। जिन्स के बदले में जिन्स का तबादला किया जाता था। कमोडिटीज़ के बदले में कमोडिटीज़ की एक्सचेंज की जाती थी। गुड्स के बदले में गुड्स बदली जाती थी। कमोडिटीज़ और गुड्स मतलब चीज़ों का लेन देन। सर्विसेज के बदले में सर्विसेज ली जाती थी और सर्विसेज दी जाती थी। लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी जिसकी बिना पर यह सिस्टम हमेशा तक रह ना सका। ये बार्टर सिस्टम हाल तक चलता रहा। आज से तकरीबन 20-25 साल पहले हमारे यहाँ लोग एक दूसरे का काम काज करते थे और उनसे पैसे नहीं लेते थे, और लोग काम काज के बदले में दूसरों से काम काज बाद में करवाते थे। इसके बाद कुछ कमोडिटीज़ को फिक्स कर दिया गया बतौर मनी। इनमें कुछ अहम कमोडिटीज़ हैं कौड़ी, नमक, लाइव स्टॉक की बात करें तो इसमें बेर, बकरियां और माल मवेशी आते हैं। इसके अलावा कुछ मेटल्स को भी बतौर मनी इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर दौर आता है धातु के सिक्के का। धात के सिक्के पहली बार मेसोपोटामिया में इस्तेमाल किए गए। मेसोपोटामिया जिसमें हाल का इराक, कुवैत, ईरान और तुर्की आते हैं। मेसोपोटामिया के अलावा चाइना और इजिप्ट में पहली बार गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज यानी कांसे के सिक्के इस्तेमाल में लाए गए। इसके अलावा हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में बहुत सारी डायनेस्टीज़ गुजरी हैं। बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने हिंदुस्तान में रूल किया। शुरुआती दौर की बात करें तो महाजन पदाज ने हिंदुस्तान में 6th सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी BC तक हिंदुस्तान में हुकूमत की। उन्होंने पहली बार सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स लॉन्च किए और सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स को ही बतौर मनी इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद 3rd सेंचुरी BC की बात करें तो 3rd सेंचुरी BC में मौर्य एम्पायर ने अपनी हुकूमत हिंदुस्तान में कायम की। मौर्य एम्पायर में खासकर अशोका ने पहली बार सिल्वर कॉइन्स इस्तेमाल में लाए जिन पर एक ख़ास किस्म की मोहर लगी होती थी और इन कॉइन्स को कारशपना कहा जाता था। फिर कुशन एम्पायर का दौर आता है। 1st सेंचुरी BC में कुशन सल्तनत हिंदुस्तान में कायम होती है। ये कुशन वो सल्तनत है जिन्होंने पहली बार हिंदुस्तान में सोने को बतौर करेंसी इस्तेमाल किया और सोने के सिक्के इस्तेमाल करने लगे। सोने के सिक्के बहुत मकबूल हो गए। साउथ ईस्ट एशिया में सिल्क रूट पर सोने के सिक्कों से ही खरीदो फरोख्त होने लगी और सोने के सिक्कों का बड़ा चलन हो गया। उसके बाद 7th सेंचुरी BC की बात करें तो हिंदुस्तान में 7th सेंचुरी BC में मुसलमानों का खासकर अरबों का आना जाना लगा। अरबों ने पहली बार हिंदुस्तान में दिरहम और दिनार लॉन्च किया। दिरहम और दिनार जो कि सोने के ही बने होते थे, उनसे वो लेन देन करते थे और इसी को ही बतौर करेंसी इस्तेमाल करते थे। फिर 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूट डायनेस्टी वजूद में आती है। राष्ट्रकूट कॉपर के कॉइन्स ही इस्तेमाल करती है। फिर 9th सेंचुरी में गुर्जरा पात्रा एम्पायर कायम होता है। गुर्जरा पात्रा एम्पायर
और पाला डायनेस्टी दोनों सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स ही इस्तेमाल करते हैं। इन कॉइन्स पे हिंदू गॉड वैष्णो की तस्वीरें बनी होती थी। फिर चोल एम्पायर का दौर आता है। चोल एम्पायर हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली सल्तनत मानी जाती है। ये सल्तनत 10वीं सेंचुरी से लेकर 12वीं सेंचुरी तक हुकूमत करती है। इसका हेडक्वार्टर साउथर्न स्टेट में ही रहता है, जो आज के मौजूदा तमिलनाडु और कर्नाटका कहलाती है। इसी एरिया में इस सल्तनत का हेडक्वार्टर रहता है और यहीं से रह के ये हुकूमत करती हैं। इस सल्तनत के दौर में सोने, चांदी और कॉपर के कॉइन्स इस्तेमाल में लाए गए और यही बतौर करेंसी इस्तेमाल किए जाते थे। 12वीं सेंचुरी में ही चोल एम्पायर का डाउनफॉल स्टार्ट होता है और चोल एम्पायर के डाउनफॉल के साथ में दिल्ली सल्तनत की बुनियाद पड़ती है और दिल्ली सल्तनत में पहली बार मोहम्मद गौर अपनी हुकूमत कायम करते हैं और हुकूमत कायम करने के बाद मोहम्मद गौर कॉपर कॉइन्स को बतौर मनी इस्तेमाल में लाते हैं। फिर 13वीं सेंचुरी का दौर आता है। 13वीं सेंचुरी में शमसुद्दीन इल्तुतमिश अपनी हुकूमत कायम करते हैं और नार्दर्न इंडिया में दिल्ली में अपना हेडक्वार्टर रखते हैं और वहीं से सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत करते हैं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश अपने दौर में गोल्ड कॉइन्स को ही बतौर मनी इस्तेमाल करते हैं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बाद गियासुद्दीन बलबान का दौर आता है। गियासुद्दीन बलबान भी सोने के सिक्कों को ही बतौर मनी इस्तेमाल करते हैं। गियासुद्दीन बलबान के बाद इलाहुद्दीन खिलजी का दौर आता है। इलाहुद्दीन खिलजी दिल्ली में अपनी एक बार फिर से सल्तनत कायम करते हैं और सोने के सिक्कों को बतौर मनी इस्तेमाल करते हैं। इलाहुद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक का दौर आता है। मोहम्मद बिन तुगलक वही बादशाह हैं जो हिंदुस्तान में कई वजहों से हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आज तक मशहूर हैं। अपने फ़ैसलों की वजह से इन्होंने करेंसी को भी लेकर एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया था। उस दौर में मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े के सिक्के लॉन्च किए थे बतौर करेंसी और ये सिक्के काफ़ी अरसा तक चलते रहे। बाद में इन सिक्कों की डुप्लीकेसी होने लगी। लोग घर घर में चमड़े के सिक्के जब बनाने लगे तो ये करेंसी बुरी तरीके से फेल हो गई और मोहम्मद बिन तुगलक को मजबूरन इस करेंसी को बंद करना पड़ा। उस दौर में मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े की करेंसी की डीमोनेटाइजेशन की। फिर 14वीं सेंचुरी का दौर आता है। फ़िरोज़ शाह तुगलक हुकूमत में आते हैं। फ़िरोज़ शाह तुगलक भी कॉपर और सोने के सिक्के बतौर करेंसी इस्तेमाल करते हैं। 14वीं सदी के बाद 15वीं सेंचुरी का दौर आता है। 15वीं सेंचुरी में सिकंदर लोदी ने पहली बार 1499 में हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत कायम की, जिसे लोदी सल्तनत कहा जाता है। सिकंदर लोदी ने लोदी एम्पायर की बुनियाद डाली, जो एम्पायर 1499 से लेकर 1517 तक चलता रहा। सिकंदर लोदी ने सोने के सिक्के ही बतौर करेंसी इस्तेमाल किए। फिर 1526 में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं और इब्राहिम लोदी को पानीपत में शिकस्त देकर अपनी हुकूमत की बुनियाद डालते हैं। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वही शख्स हैं जो 1483 में उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए और 1526 में हिंदुस्तान में आते हैं और हिंदुस्तान में आकर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद डालते हैं। बाबर के बाद जितने भी मुग़ल बादशाह हिंदुस्तान में गुजरे, चाहे हुमायूं हो, अकबर हो, शाहजहां हो, औरंगज़ेब हो और दीगर मुग़ल बादशाह हो, उनके दौर में उन्होंने करेंसी का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। जितने भी कॉइन्स उनके दौर में होते थे, उन कॉइन्स का वज़न 11.4 ग्राम ही होता था। 11.4 ग्राम से कोई भी कॉइन ना कम होता था और ना ज़्यादा होता था और उन्होंने पहली बार करेंसी को रुपये का नाम दिया। उनके दौर में कॉइन्स को रुपया कहा जाता था। मोलू के दौर में कई किस्म की करेंसी इस्तेमाल में लाई गई। कॉपर से बने हुए कॉइन्स को दाम कहा जाता था। सिल्वर से बने हुए कॉइन्स जो बतौर करेंसी इस्तेमाल किए जाते थे उन्हें टंका कहा जाता था।
गोल्ड से बने हुए कॉइन्स को अशरफियाँ कहा जाता था। ये अशरफियाँ शेर शाह सूरी के दौर में शुरू हुई थी। जो बड़ी ट्रांजैक्शंस होती थी उसके लिए एक ख़ास किस्म का गोल्ड कॉइन्स इस्तेमाल किया जाता था, उसे मोहर कहते थे। इस तरीके से मुगलिया दौर में ट्रांजैक्शन सिल्वर, कॉपर और गोल्ड के ज़रिए होती थी। सिल्वर, कॉपर और गोल्ड की ही बनी हुई करेंसी मुगलिया दौर में चलती थी। मुगलों की हुकूमत के बाद अंग्रेज़ हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम कर दी है। पहली बार साल 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मुलाजमों के लिए और सोल्जर्स के लिए पेपर करेंसी जारी करती है। इससे पहले चाइना और दीगर ममालिक में पेपर करेंसी चल रही होती है। याद रहे, पेपर करेंसी की शुरुआत तब हुई जब सोने, चांदी और कॉपर के सिक्कों का दौर था। सोने, चांदी और कॉपर के सिक्कों को एक जगह से दूसरी जगह पे लाना और ले जाना बड़ा मुश्किल पड़ता था। इसी को आसानी में तब्दील करने के लिए इस करेंसी को रख कर इसके इवज़ में कुछ कागज़ की रसीदें मोहर लगाकर दी जाती थी। यही रसीदें चलते चलते बाद में चलकर पेपर करेंसी की शक्ल अख्तियार कर लेती है। उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे हाल ही में हमारे यहाँ पेपर करेंसी को रिप्लेस करके प्लास्टिक मनी वजूद में आती है और अब प्लास्टिक मनी को रिप्लेस करके कैशलेस इकानमी यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जाती है। इसी की तर्ज पे शुरुआती दौर में सोने और चांदी और तांबे के तमाम कॉइन्स को रिप्लेस करके पेपर की रसीदों का चलन चला। धीरे धीरे ये रसीदें तब्दील होकर पेपर करेंसी यानी नोट्स, डॉलर, यूरो और रुपीस में तब्दील हो गई। अब वापस आते हैं मुद्दे पे। पहली बार 18वीं सदी में सन 1835 में हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट तमाम तरह की करेंसियों को दरकिनार करके सिल्वर कॉइन्स को बतौर स्टैंडर्ड करेंसी लॉन्च करती है और इसके बाद 1861 में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव तौर पर पेपर करेंसी पूरे हिंदुस्तान में लॉन्च करती है और इसके एक्सक्लूसिव राइट ले लेती है। अंग्रेज़ों ने शुरुआती दौर में जब पेपर करेंसी लॉन्च की तो तमाम नोटों के ऊपर क्वीन विक्टोरिया के पोर्ट्रेट छापे जाने लगे। उसके बाद 1917 में पहली बार अंग्रेज़ों ने जब 1 रुपये का नोट जारी किया, इस 1 रुपये के नोट के ऊपर किंग जॉर्ज फिफ्थ के पोर्ट्रेट छापे गए और ये सिलसिला लगभग 1935 तक चलता रहा। फिर 1935 में हिंदुस्तान में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की बुनियाद डाली गई और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की बुनियाद के बाद पहली बार 1938 में किंग जॉर्ज फिफ्थ के पोर्ट्रेट को तब्दील करके लाइन कैपिटल ऑफ अशोक में बदल दिया गया और 1938 में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 5 रुपये का नोट जारी किया। इसके बाद 10 रुपये का नोट जारी किया। 10 रुपये के नोट के बाद 100 रुपये का नोट जारी किया। 100 रुपये के नोट के बाद 1000 की करेंसी के नोट जारी किए। 1000 की करेंसी के साथ में 10,000 की करेंसी का नोट जारी किया। इन तमाम नोटों के ऊपर लाइन कैपिटल ऑफ अशोका ही छापा जाने लगा। ये सिलसिला साल 1940 तक चलता रहा। साल 1940 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आज RBI हिंदुस्तान में कहा जाता है, उसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का दर्जा मिला और फिर RBI की जिम्मेदारी हो गई ये सारे नोट छापना और इनकी देख रेख करना। साल 1940 में ही ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने करेंसी छापने के काम सारे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिए। अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया तमाम तरह के नोट छापती थी और पहली बार साल 1940 में 1 रुपये के नोट को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने रीलॉन्च किया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 रुपये के नोट के ऊपर लाइन कैपिटल ऑफ अशोका की तस्वीरें जारी की। इससे पहले साल 1917 में 1 रुपये का नोट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जारी किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान में 1917 में जो 1 रुपये का नोट जारी किया था, इसके ऊपर किंग जॉर्ज फिफ्थ के
तस्वीरें और नक़ूश बने हुए थे, जिसे 1926 में डीमोनेटाइज कर दिया गया था, बंद कर दिया था। अब 1940 में 1 रुपये का नोट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान में फिर से जारी कर दिया था। जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नोट जारी कर रहा था। इन नोटों पर लायन कैपिटल और अशोका की ही तस्वीरें बनी हुई थी और इन तस्वीरों के साथ लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फिर 1947 के बाद लायन कैपिटल और अशोका की तस्वीरों के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाने लगा। फिर साल 1950 में पहली बार महात्मा गांधी की तस्वीर नोटों पर छपने लगी, जो आज तक छप रही है और इनके ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुछ नोटों पे लायन कैपिटल और अशोका अभी तक नज़र आता है, लेकिन लगभग हर एक नोट के ऊपर महात्मा गांधी की तस्वीर आज की डेट में इंडियन करेंसी के ऊपर छपी हुई नज़र आती है। अब बात करें साल 1954 की। साल 1954 में 5 रुपये के नोट को एक बार फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में साल 1954 में रुपये की डेसिमलाइजेशन की गई। 1 रुपये को 100 हिस्सों में तकसीम किया गया और ये माना गया 1 रुपये में 100 पैसा होते हैं। और इस तरीके से साल 1954 में न्यू पैसा सीरीज़ लॉन्च की गई। न्यू पैसा सीरीज़ से पहले हिंदुस्तान में आना सीरीज़ चलती थी। 1 रुपये में 16 आने होते थे और 1 आना 4 पैसे के बराबर होता था। लेकिन न्यू डेसिमलाइजेशन सीरीज़ के लॉन्च होने के बाद आना सीरीज़ को पूरे तौर पर ख़त्म कर दिया गया और साल 1957 में 1 पैसा, 2 पैसा, 5, 10, 20, 25 और 50 पैसा के कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए। 1 रुपये के कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए गए और ये सर्कुलेट होने लगे बतौर करेंसी। और इस तरीके से धीरे धीरे आना सीरीज़ को न्यू पैसा सीरीज़ ने रिप्लेस कर दिया। साल 1954 में ही नोटों के ऊपर रुपये की जगह रुपये लिखा जाने लगा। पहले हिंदी में रुपया लिखा जाता था, फिर रुपये लिखा जाने लगा। 1954 में ही हाई डिनोमिनेशन नोट्स यानी 5,000 और 10,000 के नोटों को एक बार से री इंट्रोड्यूस किया गया। फिर साल 1957 से 68 तक एल्युमिनियम के कॉइन्स इस्तेमाल किए गए। इनमें 1, 2, 3, 5 और 10 पैसे के कॉइन्स इस्तेमाल में लाए गए। फिर साल 1980 में 2, 5, 10 और 20 रुपये के नोटों पर इंडियन आर्ट फॉर्म मैकेनिज्म आर्यभट्ट की तस्वीरें नज़र आने लगी। फिर साल 1987 में 500 का नोट एक बार फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया। साल 1988 में हिंदुस्तान में स्टील के कॉइन्स इस्तेमाल किए जाने लगे। सबसे पहले 10, 25 और 50 के कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए। फिर 1992 में पुराने 1 रुपये और 5 रुपये के कॉइन्स को भी स्टील के कॉइन्स में तब्दील कर दिया गया। 1996 में एक बार फिर तमाम लाइन सीरीज़ के नोटों को बदल दिया गया और महात्मा गांधी सीरीज़ के 10 और 500 के नोट इंट्रोड्यूस किए गए। इसमें तमाम सिक्योरिटी फीचर्स बदल दिए गए, वाटरमार्क और सिक्योरिटी थ्रेड भी बदल दिया गया। ये नोट इस किस्म के जारी किए थे कि जिसमें नाबीना लोग यानी अंधे लोग भी इन नोटों को छू कर महसूस कर सकें ये कितने का नोट है और कैसा नोट है। साल 2005 से लेकर 2008 तक के तमाम 50 पैसे और 1 रुपये के कॉइन्स को स्टेनलेस स्टील के कॉइन्स में तब्दील कर दिया गया और फिर साल 2009 में 5 रुपये के नोट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। लेकिन इसका लीगल टेंडर यानी इसकी वैलिडिटी अब तक कायम है। साल 2010-11 से पहले रुपये का सिंबल नहीं था। रुपये को कैपिटल आर और स्मॉल एस के बाद फुल स्टॉप करके ही डिनोट किया जाता था। लेकिन साल 2010-11 में डॉलर और यूरो की तर्ज पर रुपये का सिंबल इंट्रोड्यूस किया गया। रुपये के सिंबल में कैपिटल आर आधा नज़र आता है और हिंदी का अक्षर रा नज़र आता है और ये साल 2010-11 के बाद हिंदुस्तान की ऑफिशियल करेंसी का रुपये का सिंबल है जो हर करेंसी नोट्स और कॉइन पे नज़र आता है। 2011 में ही 25 पैसे के कॉइन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और फिर 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नए कॉइन्स की सीरीज़ नए सिंबल के साथ
इंट्रोड्यूस हुई। फिर साल 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन की और 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के तहत 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया गया और इनकी जगह पर 2000 रुपये का नोट जारी किया गया। 2000 रुपये का नोट साल 2016 में जारी हुआ। इसके एक साल बाद 200 रुपये का नोट जारी हुआ जो आज तक चल रहा है। लेकिन आज तकरीबन 7 साल 10 माह के अरसा के बाद 2000 रुपये का नोट एक बार फिर से बंद किया जा रहा है। ये ऐलान हुआ है एज अ मैटर ऑफ क्लीन करेंसी पॉलिसी के तहत तमाम 2000 रुपीज़ के नोट बंद किए जा रहे हैं। इस क्लीन करेंसी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें तमाम पुराने फटे नोटों को बंद किया जाता है, इनको हटाकर इनकी जगह पे क्लीन, सिक्योर और ड्यूरेबल करेंसी लॉन्च की जाती है। 2000 रुपये के नोट के बंद होने पर तमाम अपोजिशन पार्टियों ने अपना अपना एहतजाज जारी किया है। अपोजिशन पार्टियों की बात करें तो ख़ासकर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने ट्वीट जारी करके ये कहा है कि 2000 रुपये का नोट इंट्रोड्यूस क्यों किया था। अगर इंट्रोड्यूस किया था तो थोड़े से वक्त के बाद ही इसको बंद क्यों किया जा रहा है। हर अपोजिशन पार्टियों के अपने अपने मंशूर हैं। हम बात करें 2000 रुपये की नोट की तो 2000 रुपये का नोट 2016 में शुरू हुआ और 2023 में बंद किया जा रहा है एज अ मैटर ऑफ क्लीन करेंसी पॉलिसी। इसके अलावा हमने जाना कि करेंसी की शुरुआत कब हुई और किस किस्म की करेंसी हिंदुस्तान में और दीगर ममालिक में इस्तेमाल में लाई गई। यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो इसको लाइक कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में रखिएगा। दी बायोग्राफिकल ब्रॉडकास्टिंग इस किस्म के एपिसोड आइंदा भी आपके लिए लाता रहेगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इसको फेसबुक पे शेयर कीजिएगा, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिएगा और साथ ही साथ में यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा। That's all for this time. We'll meet soon with another story. That's all. Take care.